नमस्कार, मेरे चैनल हिमांशु बाजपेयी ऑफिशियल पर आप सबका स्वागत है। ये प्रोग्राम है कहाँ से किताब, जिसमें हम अपने मेहमानों से किताबों से उनके रिश्ते के बारे में बात करते हैं, पढ़ने लिखने की उनकी दिलचस्पियों के बारे में बात करते हैं। और आज इसी क्रम में हमारे साथ हैं जाने माने लेखक, आईएएस अधिकारी निशांत जैन साहब। और निशांत जी की खास बात यह है कि हर वो इंसान जो यूपीएससी में आने का सपना देखता है, या लिखने पढ़ने का सपना देखता है, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने का सपना देखता है, वो निशांत जी में अपना एक रहनुमा, अपना एक दोस्त, अपना एक साथी देखता है। और ये इनकी बहुत खास बात है कि बिना मिले ही इनमें हर युवा जो यूपीएससी का सपना देखता है, वो इनमें अपना एक दोस्त देखता है। और ये इनकी लोकप्रियता का सिर्फ एक आयाम है। और बाकी तो जो इनका काम है, वो प्रशासनिक काम वो अलग है, लेकिन मेरे लिए ये एक ऐसे लेखक हैं जो तमाम विषयों पर, जिनकी दिलचस्पियों के तमाम मैदान हैं, जिनकी दिलचस्पियों की तमाम जहतें हैं। और आज हम जब इनसे बात करेंगे तो इन सारी जहतों के बारे में थोड़ी थोड़ी बात होगी। निशांत जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत दिनों से मैं इंतजार कर रहा था कि आप यहाँ पर हों। बीच में कई बार कोशिश हुई, लेकिन आज फाइनली ये दिन आया। शुक्रिया। ये बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु जी। मैं तो बहुत पुराना फ़ैन हूँ आपका, बहुत सालों से और हमेशा आपसे बात करने में मज़ा आता है और आप जिस तरह से हिंदी और उर्दू को बहुत ढंग से उनमें बहुत अच्छे से प्रेम से उनको एकदम मोहब्बत के साथ आप पेश करते हो, तो उसमें और भी मज़ा आ जाता है और एक शाम अच्छी हो जाती है आपसे बात करके। तो बहुत-बहुत शुक्रिया और ये सीरीज़ भी बहुत अच्छी है, मैं कई एपिसोड देख भी चुका हूँ। किताबों से रिश्ते की बात यहाँ पे हो रही है, तो मज़ा आएगा कुल मिला के। क्या बात है। निशांत जी, मुझे ये बताएं, आपसे जब भी बात हुई तो किताबों के आसपास रही, चूंकि दिलचस्पियां ऐसी हैं। मुझे ये बताएं कि किताबों से आपका रिश्ता किस तरह का है। आप उस रिश्ते को अगर इजहार के पैकर में ढालना चाहें, इजहार का शरीर देना चाहें, तो वो किस तरह से बयान करेंगे उस रिश्ते को, जो किताबों से। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमने यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर किया तो किताबों से रिश्ता तो रहा ही होगा। किताबें पढ़ी होंगी बहुत सारी, उनको बहुत अच्छे से दोहराया होगा और पूरा एकदम एकदम रटा भी होगा कुछ चीज़ों को तब जाके हुआ होगा। ये तो ख़ैर मज़ाक की बात थी। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम किताबें अलग तरह की होती हैं। लेकिन मैं अगर आपने जो सवाल पूछा है बिल्कुल मुझे वो ले जाता है सीधे जब मैं 8वीं 10वीं क्लास में हुआ करता था। स्कूल की किताबें तो जब हम पढ़ते ही थे और उसमें बड़ा शौक था, साहित्य में ख़ास रुचि थी, कविताएँ, कहानियाँ वो सब पढ़ते ही थे, वो सब बच्चे पढ़ते हैं, सिलेबस का पार्ट होता है। लेकिन मेरे एक ख़ास रिश्ता है किताबों से, वो ये है कि जब मैंने 10th क्लास पास की, मैं मेरठ का रहने वाला हूँ, मेरठ एक शहर है दिल्ली के पास, यूपी में। वहाँ पब्लिकेशन की बड़ी इंडस्ट्री हुआ करती थी, अभी भी है, पर तब तो कुछ ज़्यादा ही हुआ करती थी, आपने सुना होगा। तो जी। मैंने जो अपने जीवन की पहली पार्ट टाइम जॉब की थी, वो क्या थी कि मैं किताबों की प्रूफ रीडिंग करता था। अच्छा। तो तो अब ये देखिए आप कि मैं एक 10वीं क्लास पास की है, जिस बच्चे ने अपनी पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई में बहुत ब्राइट स्टूडेंट है, लेकिन पार्ट टाइम जॉब के तौर पे किताबों की प्रूफ रीडिंग कर रहा है। अब किताबों की प्रूफ रीडिंग कर रहा है, तो किताबों को बहुत ध्यान से पढ़ता है प्रूफ रीडर जो होता है, जो उसकी जी। गलतियाँ निकालता है, करेक्शन। उस समय लैंग्वेज अपनी इतनी अच्छी होती थी कि हम इस स्थिति में थे कि हम किताबों में गलतियाँ निकाल सकें, उसकी एडिटिंग कर सकें। तो उस जी। बहाने से इतनी सारी किताबें पढ़ी, वो प्रूफ रीडिंग करते-करते दुनिया भर की, फिर स्पिरिचुअल भी, करियर के ऊपर, फ़िक्शन, नॉन फ़िक्शन, पता नहीं क्या-क्या। तो अब सोचिए कि किस उम्र में कितनी सारी किताबें पढ़ ली, तो वो एक पहला रिश्ता है, जिसकी वजह से किताबों से एक प्रेम जगा और एक समझ में आया कि किताबें हमारे जीवन में कितना बड़ा और बदलाव ला धैर्य भी सकती हैं। आया होगा उससे, धैर्य के साथ प्रेम करना उसमें आपने सीखा होगा, क्योंकि प्रूफ तो बहुत अब धैर्य का काम है। ये तो पता नहीं लेकिन बाद में कितना हुआ, लेकिन हाँ, किताबों से वो जो रिश्ता जुड़ गया, स्कूल की किताबें अलग होती हैं, लेकिन जो उसके अलावा किताबों से रिश्ता जुड़ा ना वो मुझे लगता है कि मेरा आज जितना भी स्किल है या जो मेरी बोलने की बोलने का जो कौशल है, लिखने का जो कौशल है, भाषा के 4 कौशल होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो ये चारों कौशल अगर मेरे आज जो भी अच्छे हैं या जैसे भी हैं, उसमें उस रिश्ते का जो 10वीं क्लास के बाद प्रूफ रीडिंग से जुड़ा, उसका बहुत बड़ा योगदान है, वरना अपनी उम्र के लोगों से कहीं आगे हो गया था मैं उसी समय जब इतनी सारी किताबें पढ़ी। बहुत बढ़िया। तो मुझे ये बताएं, एक बात तो ये है कि हालांकि निशान जी इस पर बात कम करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ एक खास वजह से ये बात मैं कह रहा हूँ कि हिंदी मीडियम से यूपीएससी को टॉप करने वाले, हिंदी मीडियम से यूपीएससी के टॉपर रहे हैं निशान जी।
मुझे ये बताएं कि जब हिंदी मीडियम से जो लोग तैयारी करते हैं, तो ये मैं यूपीएससी के सिलेबस के तौर पर तैयारी की बात नहीं कर रहा हूं कि उसमें जिस तरह से किताबें लोग पढ़ते हैं विषय के आधार पर, हिंदी मीडियम वालों को किस तरह की किताबों से एक फायदा पहुंच सकता है, इसमें अगर कोई किताब हो या कोई किताबें हो तो बताएं, नहीं हो तो ये सवाल आप मतलब यूं भी कह सकते हैं कि हाँ, ऐसा कोई ऐसी कोई खास किताब नहीं, मतलब चूंकि मुझे इस इसमें बारे में एक्चुअली जानकारी नहीं है, बस सवाल मेरे जहन में जरूर था जी। इस सवाल को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो हिंदी मीडियम वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, जिसमें जी यूपीएससी और तमाम तरह के एसएससी और दुनिया भर के एग्जाम हो। एक बात दूसरी हुई जो हिंदी मीडियम की अगर बात ना करके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात ना करके, सिर्फ किताबों की बात करें, जो किताबों की दुनिया है इतनी बड़ी, जी उसमें हिंदी पट्टी के लोग या हिंदी भाषी लोग जो हैं, जो हिंदी किताबें पढ़ते हैं, तो वो कौन सी किताबें पढ़े? तो कौन से जी वाले का जवाब दूं, पहले ये बताओ आप। आप दोनों का जवाब दे दें अपने, और ठीक दोनों को ठीक जोड़ते हुए आपके ठीक है। ऊपर। तो एक्चुअली अपने जो सुन रहे होंगे लोग, उसमें कुछ स्टूडेंट्स भी होंगे, तो मैं वो वाली बात भी बता देता हूँ कि जी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है आप ना कर रहे हो, आपके बच्चे, आपकी अगली पीढ़ी के लोग प्लान कर रहे हो, तो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं, वो आज की डेट में अच्छी बात ये हुई कि अच्छी किताबें सभी उनके हिंदी वर्जन उपलब्ध हो गए हैं। पहले ऐसा नहीं था, आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले। तो चाहे वो जी एनसीईआरटी किताबें हों, चाहे वो जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, इतिहास की, पॉलिटी की, इकोनॉमिक्स की, एनवायरनमेंट की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, वो सब अब हिंदी में अच्छी-अच्छी किताबें उपलब्ध हो गई हैं। तो वो किताबें जो टाटा मैकग्रा-हिल या जिस तरह की आ रही हैं, वो सब आप पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी उपलब्ध है, अच्छे अनुवाद उपलब्ध हैं। जी मैं बात करता हूँ हिंदी मीडियम, मतलब हिंदी पढ़ने वाले लोगों की। मैंने जो जी ऑब्जर्व किया है हिंदी की दुनिया में, जितना मेरा लोगों से मिलना हुआ, बुक फेयर में मिलना होता है और बाकी हिंदी वालों से चर्चा होती है, आप हैं और भी बहुत सारे लेखक हैं, उनसे ही बात होती है। हिंदी के जो लोग हैं वो उनमें एक गड़बड़ ये हो रही है कि वो एक विधा को पकड़ लेते हैं और उस विधा में ही गोते लगाते रहते हैं, जो कि एक बुरी बात तो नहीं है, पर विधाओं का वैविध्य, जी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ जॉनर्स, किताबों की जो पढ़ने की जो हैबिट है, बहुत अच्छी हैबिट है, पर उस हैबिट को भी थोड़ा डाइवर्सिफाई करने में हम हिंदी वाले पीछे रह जाते हैं। जबकि आप बाहर देखें, इंग्लिश या अन्य विदेशी भाषाओं के जो पाठक हैं, वो आज फिक्शन वही व्यक्ति पढ़ रहा है, कल को वो व्यक्ति नॉन फिक्शन पढ़ रहा है, परसों को वो सेल्फ हेल्प पढ़ रहा है, ट्रैवलॉग पढ़ रहा है, कभी वो फिलोसॉफी या हिस्ट्री की बुक पढ़ रहा है, और कभी वो कविता पढ़ रहा है ना, कभी वो गजल पढ़ रहा है। तो इस तरह की ये विधाओं का जो वैविध्य है, ये थोड़ा हिंदी में मुझे मिसिंग लगता है अक्सर। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि आप जिस भी विधा में एक बार एक्सप्लोर करें, बाद में जो आपको जमे वही पढ़ें, लेकिन शुरू में एक बार जब पढ़ें तो उसको थोड़ा नई नई तरह की किताबों को भी ट्राई तो करें। जी बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यूपीएससी की तैयारी अपने आप में फुल टाइम काम है, उसमें बहुत सारी पढ़ाई होती है विषयों से रिलेटेड ही, तो क्या ऐसा भी होता है कि कभी उस पढ़ाई से ब्रेक लेने के लिए भी दूसरी किस्म की पढ़ाई, दूसरी किस्म की किताबें पढ़ते हैं आप लोग कि हाँ ठीक है, पढ़ाई से ब्रेक लेना है लेकिन पढ़ाई के ही जरिए लेना है, यानी दूसरी किस्म की कोई हल्की फुल्की किताब पढ़ने लगे? जैसे कि मैंने किसी बड़े आलोचक के बारे में पढ़ा था कि जब वो बहुत गंभीर काम कर रहे होते थे तो उन्हें ब्रेक चाहिए होता था, तो इब्ने सफी को पढ़ने लगते थे, वो जासूसी उपन्यास पढ़ने लगते थे। तो मुझे बताएं कि क्या ऐसा होता है कि जब आप ब्रेक लेते हैं तो किसी खास तरह की किताबों में जाते थे? बिल्कुल जी होता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि चूंकि आप और हम सब लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इंटरनेट और सोशल मीडिया पे हमारा ज्यादातर समय बीत जाता है। कभी कभी तो ये लगता है कि जीवन में जो मोबाइल से बचा हुआ समय है, वही समय है जो बचा हुआ है, मतलब जो काम आता है किसी चीज में। जी बाकी तो हम पूरा पूरा दिन मोबाइलों में बिता देते हैं। पर प्लस कभी ऑफिस का काम भी मोबाइल पे करना पड़ता है, तो वो भी एक चक्कर है। तो बहुत सारी तरह के डिस्ट्रक्शंस हैं, बहुत सारी तरह के भटकाव हैं। तो लेकिन हाँ, जब जब जो पढ़ने का बहुत जबरदस्त शौकीन आदमी होगा, तो उसके साथ ही अभी चीज बची है सिर्फ कि वो कोई गंभीर काम कर रहा है, आलोचना कर रहा है या यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, और तैयारी के बाद जब वो बोर हुआ उससे, तो उसने एक बढ़िया सा कोई नॉवेल या अपनी पसंद का जो भी है, मतलब शायरी पसंद है या कोई व्यंग्य पसंद है या जो भी उसको पसंद है, मतलब शरद जोशी को पढ़ लिया है या श्रीलाल शुक्ल को पढ़ लिया, कोई ना कोई ऐसा वो, मैंने भी किया ये काम मतलब। लेकिन अब मुझे लगता है अब जैसे ही आदमी फ्री होता है ना, वो अपने ऑफिस के काम से या अपनी यूपीएससी की तैयारी से या किसी भी चीज से, तो वो मोबाइल देखता है। तो आपने ये कौन सी थोड़ा किताबें पढ़ी थी?
उस वक़्त। मैं एक्चुअली पत्रिकाएँ भी पढ़ता था, तो मैं क्या करता था, कोई एक पत्रिका रखता था साथ में। जैसे आप अभी आती है आहा ज़िंदगी, तो अभी भी आती है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, भास्कर की। कादम्बिनी आती थी, अभी कुछ दिन पहले बंद हो गई। तो ये जी, 2 पत्रिकाएँ मेरी हमेशा साथ रहती थी। जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया, पहले तो मैं नंदन वगैरह पढ़ता था, पर जब बड़ा हो गया, थोड़ा किशोरावस्था में आ गया था, तब से लेके मैं आहा ज़िंदगी और कादम्बिनी दोनों को साथ में रख लेके चलता था। जब भी फ्री होता था, तो एक कुछ पेज उसके पढ़ लेता था, फिर पढ़ाई में लग जाता था। तो ये जी। रहता था। अच्छा, मुझे ये बताएँ, मैं अब उस सवाल पे आता हूँ जो मैं सबसे पूछता हूँ, यहाँ तक तो बात आपसे जुड़ी हुई चूँकि आप थे। प्रिय किताबें जब मैं आपसे पूछूँ, तो सबसे पहले किन किताबों की याद आती है और क्यों याद आती है, अगर ये भी बता सकें? सबसे प्रिय किताबें निशान जैन की, जिनके बारे में सोचना ना पड़े, वो सीधे ज़हन में नाम आते चले जाएँ, वो कौन-सी किताब? ठीक है, सबसे प्रिय किसी भी किताबें फ़ील्ड तो की। मेरी हुँ, सबसे प्रिय किताबें एक्चुअली मेरी प्रिय विधाओं में एक तो जी, कविता मेरी बहुत प्रिय विधा है। तो इसलिए मुझे निराला की जो कविता संकलन है, उसका नाम है राग विराग। जी, राग-विराग। तो राग विराग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। कितनी बार मैं उसको पढ़ सकता हूँ, क्योंकि राग विराग का मतलब आप समझिए कि ज़िंदगी में दोनों चीज़ें साथ-साथ चलती हैं, राग और विराग। तो निराला एक ऐसे कवि हैं जो जिन्हें कहते हैं विरुद्धों का सामंजस्य करते हैं। तो क्या बात अलग-अलग, क्योंकि जीवन में कॉन्फ्लिक्ट्स चलते हैं। ऐसे है! सरल रेखा में तो जीवन चलता ही नहीं है। जी, तो निराला का जो राग विराग है, वो राग और विराग को साथ लेके चलता है। तो वो मुझे बहुत पसंद है। जी। पोएट्री में ही अगर आगे बढ़ूँ, तो मुझे पीछे आप देख रहे हैं पंक्ति अगर पढ़ने में आ रही हो, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, दुष्यंत कुमार। नाव नाव जर्जर जर्जर ही ही सही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी और कहीं से ढूँढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। जी, तो ये वाली पंक्ति तो मैंने इतनी पॉपुलर कर दी है कि मेरे आज पिछले 5-6 सालों में जितने भी इंटरव्यू अवेलेबल है, जितनी भी जगह मैंने अपना इंटरव्यू दिया, सब जगह ये पंक्तियाँ बोली है। दुष्यंत कुमार की, सब क्या जानते हैं इन पंक्तियों को, बहुत फेमस है पहले से ही। मैं तो सिर्फ कई जगह दोहराई है, इतनी सी बात साए में धूप। है। और जी, इतनी प्रिय है कि देखो पीछे लगी भी हुई है। तो दुष्यंत जी, कुमार का जो साए में धूप आपने बोला ना, वो मुझे बहुत प्रिय है, और मतलब उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। क्या बात तो निराला और दुष्यंत कुमार कविता में है। हो जी, गए, नागार्जुन की कविताएँ भी बहुत पसंद है। अगर गद्य की तरफ आएँ, तो मुझे एक किताब जो बहुत पसंद है, वो है मोहन राकेश का नाटक आषाढ़ का एक दिन। हाँ, आषाढ़ का एक दिन। वो जी, बहुत ज़्यादा पसंद है, और बहुत रिलेटेबल चीज़ें आदमी को ज़्यादा पसंद होती है, उसके दिल के करीब होती हैं। जी, इसके अलावा तो फिर बाकी हम सबने पढ़ी है प्रेमचंद की कहानियाँ, उनका कोई जवाब, कोई मुकाबला आज तक कोई उनका तोड़ है नहीं। तो वो बहुत सारी कहानियाँ ऐसी थी जो हमारे सिलेबस में थी, स्कूल जी, में पढ़ी, और बहुत सारी कहानियाँ बाद में जब यूपीएससी की तैयारी की, और यूपीएससी मेरा ऑप्शनल भी हिंदी साहित्य ही था। तो उस चक्कर में और भी कुछ लिटरेचर पढ़ना पढ़ना पड़ा एज़ अ सिलेबस। तो वो सब चीज़ें चलती रही। तो यही सब है जो मतलब मुझे लगता है मेरी प्रिय किताबों में से, निराला और दुष्यंत कुमार कविता में, और अच्छा, गद्य में मोहन राकेश आषाढ़ का एक दिन। अच्छा। तो ये तो आपने कुछ किताबों के नाम बताए, जो कि लिटरेचर के आस-पास हैं, लेकिन हमें पता है कि आपकी दिलचस्पियाँ बहुत अलग, जैसे आपने बात भी की कि वैविध्यपूर्ण पठन पाठन करना चाहिए। जी। तो और भी कुछ विधाएँ हैं जिनमें आप पढ़ते रहे, या कुछ और किताबें जो सीधे तौर पे लिटरेचर से जुड़ी ना हो, लेकिन जैसे आपने जब किताब जो ये किताब आपकी थी, रुक जाना नहीं, जो कि बेसिकली इस तरह की किताब हिंदी में उस वक़्त तक इतनी नहीं आती थी, चूँकि अनुवाद ही होते थे अंग्रेज़ी किताबों के, हिंदी में लिखी गई। तो म इसकी इसकी इसको लिखते वक़्त भी, या और जिस तरह से आप सोचते हैं, तो और किसी और साहित्य से इतर मैं जानना चाहता हूँ कि और कुछ किताबें जो आपको याद आती हों? साहित्य से इतर, तो वो एक्चुअली थोड़ा, मैं इस पे थोड़ा-सा असहमत हूँ। मतलब साहित्य से इतर के बजाय हम ये कह सकते हैं कि ये जो फ़िक्शन है, फ़िक्शन से इतर, जी, मतलब जी। कथेतर कहना चाह रहे हैं आप जी, बेसिकली। जी, जी, नॉन कथा फ़िक्शन, जी, साहित्य से इतर जो है कथेतर। जी, तो कथेतर में मुझे कथेतर कहें या नॉन फ़िक्शन कहें, तो उसमें मुझे आप देखें तो जो ट्रैवलॉग्स हैं, यात्रा वृतांत हैं, जी, उसमें आप देखें तो आपको मिल जाएँगे राहुल सांकृत्यायन के, और अभी अभी आज हाल-फिलहाल में बहुत सारे लोग अच्छे-अच्छे, जैसे अनुराधा बेनीवाल का एक जी, यात्रा वृतांत आया, आज़ादी मेरा प्राण, आज़ादी मेरा प्राण, और जी, नीरज मुसाफिर की कई सारी किताबें हैं, आपके उमेश पंत की किताबें जी, हैं। जी, बहुत अच्छे-अच्छे ट्रैवलॉग्स आ रहे हैं, तो ट्रैवलॉग्स पढ़ने में मज़ा आता है। इसके अलावा सेल्फ हेल्प में चूँकि अनुवाद ही ज़्यादा उपलब्ध है, पर चूँकि वो इंग्लिश की बहुत बेस्ट सेलर सेल्फ हेल्प बुक्स हैं, जो जी, अगर आप देखें आज के डेट में अमेज़न पे जो बेस्ट रैंक्स में चल रहे हैं, वो जी, सेल्फ हेल्प बुक्स ज़्यादा चल रही हैं।
और आपने जी। ठीक कहा कि हिंदी में सेल्फ हेल्प बुक्स ओरिजिनली लिखे जाने का ट्रेंड ना के बराबर सही है, और रुक जाना नहीं ने थोड़ा सा उस ट्रेंड को तोड़ने का काम भी किया है, और यहाँ तक कि हिंदी में रुक जाना नहीं आई और बाद में इंग्लिश में भी आई वेस्टलैंड हाँ, से। तो ये भी एक बड़ी बात है कि हिंदी में पहले आई और फिर इंग्लिश में आई। जी। हाँ, तो वो आएगी भी ऐसी, क्योंकि मैं हिंदी में ही लिखता हूँ, मूल रूप से हिंदी का ही लेखक हूँ। तो इसलिए वो आई। तो इसी तरह से जैसे मैं अगर ट्रैवलॉग्स हुए या आपके नॉन फिक्शन को भी मैं 2 भागों में बाँटता हूँ। जी। एक तो नॉन फिक्शन में भी, एक तो जो थोड़ी एकेडमिक बुक्स हैं, जैसे जी। हिस्ट्री की किताबें, फिलॉसफी की किताबें, या आपकी साइकोलॉजी की किताबें, सोशियोलॉजी की किताबें, वो भी नॉन फिक्शन किताबें हैं। और ठीक है। वो आपको जीवन के बहुत सारे पहलुओं के बारे में, जीवन के दर्शन के बारे में, या और भी बहुत सी ज्ञान की मानव शास्त्र की किताबें, जैसे आपने सुना होगा नाम युवाल नोआ हरारी का, के नाम जी, जी, आजकल जो बिल्कुल। लोगों की सेपियंस। जुबान पर है, सेपियंस। वो सेपियंस क्या है? वो मानवता का इतिहास है। जो जी। एंथ्रोपोलॉजी है, बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी की आप टेक्निकल किताबें पढ़ने के बजाय अगर आप सेपियंस और उसकी जो 3 किताबें टोटल हैं, उनको पढ़ लें तो पूरा मानव शास्त्र का इतिहास आपको समझ में आ जाएगा। आप मुझे बताइए कि क्या हम हिंदी में कोई ऐसी किताब ओरिजिनली सोच सकते हैं कि कोई लिखेगा? जी। ये जो मैं तो एक तो नॉन फिक्शन का टाइप ये हुआ। दूसरा नॉन फिक्शन का टाइप हुआ बाकी सब रुचिकर किताबें, जैसे जो मैं अभी कह रहा था, सेल्फ हेल्प, जी। ट्रैवलॉग, इस तरह की किताबें जो कथेतर हैं, रेखा चित्र, यात्रा, ये जो जितनी भी विधाएं हिंदी की हैं जी। या भी जी। साहित्य की हैं, संस्मरण है, इस तरह की किताबें लगातार इनमें लिखना कम हुआ है। व्यंग्य भी एक विधा है ना, फिक्शन जी। नहीं है, वो कथेतर है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब धीरे धीरे नए युवा इसमें भी लिख रहे हैं और वो किताबें हमारे सामने आ रही हैं। तो जी। यही है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि वैसे तो जैसा कि हमने पहले बताया कि आपका एक प्रशासनिक काम है, एक दायित्व है, उसमें मसरूफ़ियत अपनी जगह रहती है, लेकिन उसके बावजूद जो थोड़ा बहुत वक़्त मिलता होगा, तो अभी हाल-फिलहाल पिछले दिनों या वर्तमान में आपने अगर कोई किताब पढ़ी हो और उसका ज़िक्र करना चाहें, तो आप कर सकते ओके, तो पिछले दिनों मैं तो नॉन फिक्शन कुछ थोड़ा पढ़ा है ज़्यादा, जैसे कि हैं। जी। इवन युval नोआ हरारी की भी किताब मैंने हिंदी में ही पढ़ी, और एक किताब मैं जो जिक्र करना चाह रहा हूँ जिसका, वो है 50 मिस्टेक्स 50 टफेस्ट क्वेश्चंस ऑफ माय लाइफ। ये रखी, मैं किताब रखी थी बगल अच्छा। में, है ना? हुँ। तो एक युवा दीपक रमोल। दीपक रमोला है, हिंदी में भी आ गई है। जी। तो ये किताब मैंने पढ़ी है। ये बता रहे हैं कि 50 टफेस्ट क्वेश्चंस ऑफ माय लाइफ, ठीक है? हुँ। तो क्या इस बात तरह की किताबें, थोड़ी-सी अलग-अलग रुचियों की, ऐसी एक्सपेरिमेंट के तौर पे पढ़ता रहता क्या बात हूँ। है! बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे ये बताएँ, आपकी जो किताबें हैं, कई किताबें हो गई, अब तो एक नई आ रही है, अगर उसके हुँ, बारे में बताना चाहें तो बता सकते हैं। लेकिन मैं एक तो यूपीएससी के बारे में है, मुझे बनना है यूपीएससी टॉपर, वो तो हुँ, ज़ाहिर-सी हुँ, बात है कि तमाम लोग सबसे ज़्यादा जो आपके वीडियोज़ जो देखे जाते होंगे, वो यही समझने, यही जानने, यही इंस्पिरेशन के लिए देखे जाते होंगे कि यूपीएससी कैसे निकाला जाए, हुँ, क्योंकि बहुत लोगों का सपना होता है वो। हुँ, वो एक बात है। दूसरा, रुक जाना नहीं, जो किताब जिसका ज़िक्र भी आया, और तीसरी जो किताब अभी जो आने, इससे पहले आपने एक हिंदी को लेकर एक प्रयोजन मूलक और जो वो जो किताब जो आपका बेसिकली एमफिल का काम था शायद, बिल्कुल। वो, और अभी जो किताब आने वाली है। तो मैं चाहता हूँ कि एक तो ये किताब जो आने वाली है उसके बारे में, और रुक जाना नहीं के बारे में थोड़ी-सी बात हम ज़रूर करें। देखिए, जो और लोग उसमें रुक जाना नहीं, नहीं में कुछ कविताएँ बहुत सुंदर आपने कोट की हैं, जो आपको प्रेरणा देती थी। अगर उनमें से कोई सुना सकें तो वो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जी, तो जी। रुक जाना नहीं के बारे में तो यही है कि अब 2 साल होने वाले हैं रुक जाना नहीं को आए हुए, जब ये आई थी, तो मुझे नहीं मालूम था कि मोटिवेशनल जॉनर में, सेल्फ हेल्प के जॉनर में कोई किताब इतना अच्छा करेगी, और बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको पसंद भी किया। ये मेरे पास जी। रखी हुई है ना, रुक जाना नहीं। हुँ। और अच्छी बात है कि इसका इंग्लिश वाला अनुवाद भी देखो, ये आ गया, डोंट यू क्विट, वेस्टलैंड से। क्या बात है! एनीवे, क्या बात तो इसमें जो आपने कहा ना कि जैसे मैं कह रहा था, राग विराग की बात कर रहा था ना, कि निराला राग विराग दोनों को साथ लेके चलता है। तो ऐसे ही जब हम नॉन फिक्शन लिखते हैं तो ऐसे थोड़ी कि हम उस दिन अपने माइंड को फिक्शन मुक्त कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। है! तो सही बात है। जब आप फिक्शन भी लिख रहे हैं तो भी आप हैं तो वही व्यक्ति जो सहृदय और संवेदनशील, और जो भी आपकी व्यक्तित्व अब तक बना है वो तो वही रहेगा। तो इसलिए मेरा जो नॉन फिक्शन है उसमें भी बहुत सारा आपको
कविताओं का रस मिलता रहेगा बीच-बीच में। क्या तो बात है। जैसे मुझे एक विजय देव नारायण शाही एक कवि हुए हैं, जी, जी। उनकी एक कविता बहुत पसंद है। ऐसी कई कविताएँ कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मैंने इसमें कोट की हैं, जो अपने जी, को जीवन का मंत्र सिखाती है। जी। तो वो कविता कुछ इस तरह से है कि सच मानो प्रिय, इन आघातों से टूट-टूट कर रोने में कुछ शर्म नहीं। क्या है ना? बात है। जीवन में हमेशा सुख तो होता नहीं, कभी-कभी दुःख के जी, क्षण भी आते हैं। जी। सच मानो प्रिय, इन आघातों से टूट-टूट कर रोने में कुछ शर्म नहीं। कितने कमरों में बंद हिमालय रोते हैं, मेजों से लगकर सो जाते कितने पठार, कितने हुँ, सूरज गल रहे अंधेरों में छिपकर। क्या बात सच मानो प्रिय, इन आघातों से टूट-टूट कर रोने में कुछ शर्म नहीं। कितने कमरों में बंद हिमालय रोते हैं, मेजों से लगकर सो जाते कितने पठार, कितने सूरज गल रहे अंधेरों में छिपकर। हर आंसू कायरता की खींच नहीं होता। क्या बात है। वाह! तो इसलिए कभी-कभी जब आंसू भी ज़्यादा आ जाएँ तो उनको बहने देना चाहिए, और ये भी जीवन का एक हिस्सा है। तो हाँ, इसलिए मैं कि जब ज़्यादा निराश हो जाए कभी पढ़ाई करते-करते या करियर की दौड़ में, तो थोड़ा रो भी लो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये बताओ, क्या इतनी ज़्यादा इंटेंस फीलिंग है इस कविता वो किसी का शेर याद आ गया कि हर वक़्त का हँसना तुझे पागल ना बना दे, में। तन्हाई के ओह! लम्हों में कभी रो भी लिया कर। तो शानदार, वो हो गया। शानदार, शानदार। तो और आगे की ये जो किताबों की बात। जी, जी, ये जो किताब है जिसका नाम ही इतना ज़बरदस्त है, मुझे बनना है यूपीएससी टॉपर, इसका क्या अगर जुज़ है, इसका कोई सत्व, क्योंकि ये सबके मन में ये सवाल रहता है, तो बेसिक चीज़ क्या है? अगर जो भी आपसे बहुत लोग मिलते होंगे जो ये सवाल पूछते होंगे कि सर कैसे तैयारी करें? बहुत तरीकों से तैयारी की जा सकती है, कोई एक शॉर्टकट नहीं होता है, कोई एक मंत्र नहीं होता है, कोई पुड़िया नहीं होती, लेकिन कुछ बेसिक्स तो होते हैं, कुछ शास्त्र होता है हर विद्या का, तो वो शास्त्र क्या है आपके लिहाज से? नहीं इस देखिए, किताब के मुझे हवाले बनना से यूपीएससी टॉपर जो है, वो जी, बेसिकली स्ट्रैटेजी बताती है, रणनीति बताती है। क्योंकि जब मैं तैयारी करता था उस समय मुझे लगता था कि हिंदी मीडियम में ऐसी कोई किताब नहीं है जो ये बता सके कि कैसे तैयारी करें। भई आप जा रहे हो बाज़ार में, आपको समझ नहीं आ रहा कौन-सी किताब खरीदनी है, कौन-सी नहीं खरीदनी है। सैकड़ों किताबें बाज़ार में उपलब्ध हैं, सैकड़ों तरह का गाइडेंस उपलब्ध है, जी, कोचिंग इस उपलब्ध एक है। मैं आपको रोक रहा हूँ, यही सवाल से हम ये आगे जारी करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर ये पूछना चाहता हूँ कि हिंदी में तो नहीं उपलब्ध है, अंग्रेजी में या कौन-सी अच्छी किताबें हैं, किसी भी भाषा में जो स्ट्रैटेजी के लेवल पर तैयारी कैसे करें ये बताती हों? क्योंकि बहुत सारी किताबें मौजूद हैं, तो उनमें से बेस्ट ऑफ बेस्ट कौन-सी हैं आपके हिसाब से? फिर आप इस वाले जवाब पर आ जाइएगा। जी। नहीं, वो एक्चुअली इंग्लिश में जो स्ट्रैटेजी की किताब, यूपीएससी की स्ट्रैटेजी की बात हम लोग कर रहे हैं ना जी, अभी। जी। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल, यूपीएससी की बिल्कुल। स्ट्रैटेजी में फिर भी किताबें हैं, वो आप अगर सर्च करेंगे तो आपको कई सारे ऐसे जो ऑफिसर्स ही हैं जिन्होंने एग्ज़ाम को क्लियर किया है, उन्होंने जी, लिखी हैं। जी, तो उनका नाम तो आप अगर मान लो अमेज़न पे या फ्लिपकार्ट पे डालेंगे तो आपको टॉप में मिल जाएँगी किताबें ऐसी। पर जी, हिंदी में ऐसी किताब नहीं थी, और मैं चूँकि हिंदी मीडियम से ही क्लियर किया था, तो फिर मैंने सोचा कि जो भी मैंने सीखा है और जो भी मैंने अपने बैचमेट्स को देखा है, किसमें क्या मुझे लगा कि ये वाले फंडे अपना के, जो आप कह रहे हो ना शास्त्र होता जी। है उस चीज़ का एक, जी, बिल्कुल, तो उन फंडों को बिल्कुल। मैंने उसमें देने की कोशिश करी। उसमें वही है कि यूपीएससी के हर पहलू पे एक-एक चैप्टर है। जैसे प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है, एस्से का पेपर है, एथिक्स का पेपर है, राइटिंग स्किल के ऊपर काफ़ी उसमें दिया गया है। तो बेसिकली अगर मैं आपको शास्त्र की बात बताऊँ कि अगर किसी को ये बताना हो कि यूपीएससी के एग्ज़ाम में कैसे आप औरों से अलग हो सकते हैं, कैसे आप ज़्यादा जी, नंबर पा सकते हैं, तो मुझे लगता है कि 2-3 चीज़ें हैं जो किसी व्यक्ति को ख़ास बनाती हैं। जी, एक तो उसका जो पढ़ाई है, पढ़ाई के अलावा उसका जो अगर टेक्स्ट बुक से अलग जो अध्ययन है, वो उसको स्पेशल बनाता है। क्योंकि टेक्स्ट बुक्स तो सब लोग पढ़ते हैं, पर जिन लोगों ने टेक्स्ट बुक्स के अलावा कुछ किताबें पढ़ी हुई होती हैं, उनकी नॉलेज थोड़ी-सी विस्तृत हो जाती है, उनका ज्ञान थोड़ा संचित हो जाता है, और उनका जो एक्सपोज़र होता है, वो थोड़ा-सा ज़्यादा होता है औरों से। तो जब वो अपने आंसर्स लिखते हैं पेपर में, तो वो थोड़े से ज़्यादा ब्रॉड और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो जाते हैं। दूसरा, जी, राइटिंग स्किल, लेखन कौशल जो है वो आपको डिफरेंट बनाता है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छा जानते हैं पर बहुत अच्छा लिख नहीं पाते, और कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा कम जानते हैं पर अच्छा लिख पाते हैं। वहाँ पे जो आपकी जाँच होगी वो पढ़ के होगी, आपकी शक्ल देख के तो होगी नहीं। जी, तो वहाँ पे आप अगर अच्छा लिख पाएँगे, अच्छा मतलब कलात्मक या साहित्यिक लिखने का मतलब नहीं है। अच्छा मतलब जी, उसको उम, व्यवस्थित तरीके से टू द पॉइंट लिखना, और उसको एक ऐसे डेवलप करना कि पढ़ने वाले को एकदम अच्छे समझ में आए और पूरा उसको लगे कि हाँ, इसको नॉलेज है और इसकी समझ अच्छी है।
तो ये 2 चीज़ें मुझे लगता है कि स्पेशल बनाती है, और मैंने अपनी किताब में भी इन दोनों पे बहुत बल दिया है कि रीडिंग हैबिट के ऊपर और साथ में लेखन कौशल के ऊपर। ये 2 बातें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी कि कैसे इनको मतलब उपलब्ध किया जाए जीवन में। बहुत बढ़िया। वाह! और इंटरव्यू का क्या मामला रहता है? जो हम लोग इतने सारे वीडियोस यूट्यूब पे पड़े हुए हैं जिसमें अजीब-अजीब सवाल थंबनेल पे लिखे रहते हैं, तो असल में कैसा माहौल होता है? जब आप इंटरव्यू में गए तो क्या माहौल होता है और क्या सवाल किस तरह से? क्योंकि मेरा कोई वास्तव में कभी यूपीएससी की तैयारी नहीं की, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि कैसा माहौल अंदर रहता है, किस तरह से बातचीत होती है? तो ये सब जो आप देख यूट्यूब पे जितने भी इंटरव्यू चलते हैं या जितने भी आईएएस के इंटरव्यू के नाम पे बड़े-बड़े थंबनेल लिखे होते हैं ऊट-पटांग से, वैसा कुछ भी नहीं होता है ना? वो बहुत ही गंभीर और ऊँचे दर्जे का इंटरव्यू होता है। और जी, यहाँ तक कि मेरी भी एक बार इस बारे में लल्लन टॉप अड्डे पे एक बार साहित्य आज तक था 2 साल पहले, जब मेरी रुक जाना नहीं बुक लॉन्च जी, भी हुई थी। तो जी। सौरभ द्विवेदी जी से इसी मुद्दे पे वो हुआ था इंटरेक्शन। अच्छा, तो उसमें यही सवाल एग्ज़ैक्टली सेम उन्होंने पूछा था और मैंने इसका बड़े जवाब दिया था हँसते हुए कि भई आपकी शर्ट में कितने बटन हैं या फिर आप कितनी सीढ़ियाँ चढ़ के आए हैं अभी जो इंटरव्यू देने आए हैं, ऐसा कोई सवाल वहाँ पे नहीं पूछा जाता। क्या आपको वाक़ई लगता है कि यूपीएससी ऐसे बेहुदा सवाल पूछेगा? वहाँ पे बहुत ही एक्सपर्ट और बहुत ही अनुभवी लोगों का जी, पैनल होता है जो आपसे आपके व्यक्तित्व के बारे में, आपके जीवन के बैकग्राउंड, आपकी हॉबीज़, आपका अब तक का क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या आपने पढ़ाई की है, कौन से जगह से आप रहने वाले कहाँ के हो, वहाँ की क्या ख़ासियत है? इस तरह के सवाल और साथ में करंट अफेयर्स के सवाल, जैसे कि आज ये देश में एक समस्या चल रही है, कोई संकट आया हुआ है या ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई मुद्दा चल रहा है, इस पे आपकी क्या राय है? जी। आप होते तो आप क्या करते? इस तरह के संजीदा सवाल वहाँ पे पूछे जाते हैं और उससे आपके व्यक्तित्व के आकलन का प्रयास किया जाता है कि हाँ, आप कितना समझते हैं, कितना आपकी गहराई है आपके व्यक्तित्व में, कैसे आप उसको अभिव्यक्त करते हैं अपनी बात को, ये सब चीज़ें जाँचने की कोशिश की जाती ठीक है। तो है। ये होता है, कुल अब मिला के वैसा कुछ ऊट-पटांग नहीं होता है। बहुत बढ़िया। तो मुझे ये बताएँ कि जब आप ये इंटरव्यू जिसमें आप कामयाब हुए थे, जब आप ये देकर निकले थे, तो आपको क्या ये लगा था कि हाँ, इस बार मामला बन सकता है? और क्या ये लगा था कि हाँ, इस लेवल पे बन सकता है कि आप टॉपर्स में होंगे? तो वो मैं एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ। वो कॉन्फिडेंस के लिए मैं ये सवाल बेसिकली उस विश्वास की गहराई में जाने के लिए पूछ रहा हूँ कि वो किस तरह का होता है? पहले तो मैं ये क्लियर कर दूँ कि इंटरव्यू का वेटेज जो होता है वो टोटल मार्क्स का सिर्फ 10 से 15% होता है। यानी अगर एक 2000 के लगभग आपका टोटल स्कोर है तो उसमें से 250 या 200 के आसपास का ही इंटरव्यू होता है। 275 नंबर का होता है वैसे एग्ज़ैक्टली देखें तो। तो इसलिए और जब मैं इंटरव्यू देके निकला क्या मुझे तो जब मेंस मैंने दे दिया था उसके बाद ही लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि जो मेरा एग्ज़ाम हुआ था वो बहुत अच्छा हुआ था और ज़्यादातर वेटेज मेंस का ही होता है। और इंटरव्यू भी मेरा अच्छा, अच्छा हुआ था। इंटरव्यू देके भी मुझे लगा था कि हाँ, मैं अपनी बात जो भी कहनी थी वो कह पाया अच्छे से। तो अच्छा, ये था मुझे पर मुझे ये मालूम नहीं था कि मतलब रैंक ही इतनी अच्छी आ जाएगी। मुझे बस ये था कि हाँ, मैं सेलेक्ट हो जाऊँगा और मेरा नाम जो है वो फाइनल लिस्ट में आ जाएगा। मतलब ये लेकिन सुकून ये था आपको कि हाँ, हो जाएगा ये पता नहीं, चल गया। ये तो मुझे अंदाज़ा लग रहा था क्योंकि एक्चुअली एग्ज़ाम एक बहुत अच्छे ढंग से मैं अटेम्प्ट कर लिया था। तो इसलिए मुझे अच्छा, लग रहा क्या था ये कि तैयारी तैयारी जब आप कर रहे होते हैं एग्ज़ाम से पहले भी ये किसी तरह से ये विश्वास आ जाता है अगर तैयारी अच्छी होती है कि हाँ, इस बार तैयारी अच्छी है तो बन सकता है मामला? आ भी सकता है, बिल्कुल आ सकता है, बहुत लोगों को आ भी जाता है, ऐसा है। लेकिन जब फिर भी ये है कि जब आप एक तरह से परफ़ॉर्म करके आ जाओ ना, जी, तो आप थोड़ा श्योर होने की तरफ बढ़ सकते हो। और केवल तैयारी के बेस पे अगर आप सोचोगे तो फिर कॉन्फिडेंस तो आता है कि हाँ, मेरी तैयारी अच्छी है और वो आना भी चाहिए वरना एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम में कोई दुर्घटना ना हो मतलब कि आप तैयारी करके गए थे पर उस दिन एकदम से घबरा गए और नहीं लिख पाए और वो सब चीज़ें। हाँ, तो एक बार जब क्या अपीयर हो जाओ तो उसके बाद ये आप थोड़ा-सा एक अंदाज़ा लगा सकते हो और अपीयर हुए बिना ये कहना मुश्किल है कि इस साल मेरा हो जाएगा। क्या ये बात है। है। अच्छा, मुझे ये एक सवाल इसमें मैं सबसे पूछता हूँ कि किताबों से जुड़ी कोई आपकी प्रिय जगह और वहाँ से जुड़ी कोई याद अगर ख़ास याद हो, हसीन याद, कोई लाइब्रेरी, कोई बुक शॉप या दोनों जो आप बताना चाहें, तो आप बता सकते हैं। ओके, तो किताबों से जुड़ी हुई तो मतलब मुझे लगता है कि मुझे एक चीज़ याद आ रही है, मैं 8वीं 9वीं क्लास में था तो नेशनल बुक ट्रस्ट का बुक फेयर तो दिल्ली में लगता है। जी, लेकिन उनकी कभी-कभी पुस्तक प्रदर्शनियाँ लगती हैं कुछ छोटे शहरों में। तो जी, एक बार मेरठ में लगी हुई थी, मेरठ में एक पार्क था, बच्चा पार्क, वहाँ पे एक प्रदर्शनी लगी हुई थी, तो मैं साइकिल से घूमता रहता था शहर में पूरे। जी, मतलब साइकिल मेरा साधन होती थी, मैं ट्यूशन और स्कूल और जो भी है वहाँ घूम तो रास्ते में मैंने देखा
तो मैं जाके वहाँ पे बहुत सारी पतली-पतली किताबें भी, ज्ञानवर्धक किताबें भी उससे एनबीटी से छपी हुई होती हैं। बहुत सारी करीब ₹400 की किताबें, ₹400 में आ गई होंगी कम से कम 15-20 किताबें। तो वो खरीद के जी, लाया था। तो वो मुझे याद आता है। फिर एक चीज़ और आपको बड़ी मज़ेदार बताना चाहूँगा कि वर्ल्ड बुक फेयर होता था पहले 2 साल में 1 बार, अब 1 साल में 1 बार होने लग गया। जी। तो मेरठ से हम लोग हर साल, मैं और मेरे बड़े भैया दोनों, हर बुक फेयर में जाते थे और कई सारे बैग ऐसे भर के लाते थे। तो यानी कि घर में किताबों को रखने की जगह भी उस समय कम हो जाती थी, लेकिन फिर भी हम लाते ही थे। तो वो एक बुक फेयर हर साल जाने की याद बहुत ज़्यादा है मेरे ज़हन में। उसके अलावा दिल्ली में मुखर्जी नगर में किताबों की दुकानें जो यूपीएससी की तैयारी के दौरान हमने छानी हैं और कन्फ्यूज़ हुए हैं बहुत ज़्यादा देख के कि कौन-सी लें, कौन-सी ना लें। वो एक याद बहुत ज़्यादा है। तो और यही सब है। लाइब्रेरी? कोई कोई लाइब्रेरी? लाइब्रेरी तो फिर मैंने लाइब्रेरी इस तरह से यूपीएससी के साथ तो कभी जॉइन नहीं की। पहले कभी मेरठ में ज़रूर मैंने लाइब्रेरी में कई बार जाके पढ़ा हुआ है। अच्छा, ठीक है। अब मुझे ये बताएँ कि बहुत शुरुआत में, यानी ये प्रूफ रीडिंग से पहले वाले ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल बचपन की। जब आप शुरू-शुरू में किताबों से आपने किताबों की तरफ जाना शुरू किया होगा, तो वो कौन-सी किताबें थीं, जो आपने उस वक़्त पढ़ी या उस वक़्त पढ़ने की तरफ एक रुझान जिनसे बना? वो कौन-सी किताबें थीं? ओके, तो स्कूल में जो किताबें थी, उस समय तो वो उम्र होती है कि उस समय जो स्कूल में सिलेबस में किताबें होती हैं, उनको हमें रिलीजियसली पढ़ना होता है। उसके अलावा अच्छी बात जो मेरे साथ ये हुई थी, वो ये कि स्कूल डेज़ में ही हम लोगों ने मैगज़ीन पढ़नी शुरू कर दी थी। जैसे पहले चंपक पढ़ते थे, फिर थोड़े बड़े हुए तो नंदन पढ़ने लग गए और थोड़े बड़े हुए तो कादम्बरी पढ़ने लग गए। आज ज़िंदगी पढ़ने लग गए। ये कैसे घर में तो आती थीं? कैसे मतलब स्कूल में थीं या घर में आती थीं? ये हम लोग मैगज़ीन। मतलब खरीद के, बाज़ार से ही खरीद के लाते थे, मतलब स्कूल और घर में कहीं नहीं आती थी। इवन हमारे घर में तो अखबार भी बहुत बाद में आना शुरू हुआ। हम लोग पड़ोसी के यहाँ से अखबार लेके पढ़ते थे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब अखबार नहीं आता था घर में या माहौल नहीं था, तो ये आपके अंदर ये रुझान कैसे पैदा हुआ कि आप मैगज़ीन खरीद के ला रहे हैं उस बचपन में? और मैगज़ीन्स ला रहे हैं, मैगज़ीन नहीं सिर्फ मैगज़ीन्स ला रहे हैं, जी। पत्रिकाएँ ला रहे हैं। एक टाइम पे इसकी तो मैं वजह? 7-8, मतलब ये बात है ऐसी, छठी से 10वीं के बीच की बात है कि मैं एक समय तो मैं 7-8 मैगज़ीन्स पढ़ता था। मतलब सौरभ सुमन, नंदन, चंदा मामा, 7-8 मैगज़ीन्स की लिस्ट बना रखी थी मैंने, वो सारी पढ़ता था। चाहे कहीं लाइब्रेरी में पढ़ें, चाहे खरीद के पढ़ें, चाहे किसी और से माँग के पढ़ें, कैसे ही पढ़ें, वो पढ़ता था। रही बात पढ़ने के शौक की, तो मैं और मेरे बड़े भैया, हम दोनों ही पढ़ने के इसके बहुत ज़्यादा मूल में शौकीन क्या थे। था? ये निशान सर, इसके मूल में क्या था? ये जो आप मैगज़ीन्स क्यों पढ़नी शुरू किया आपने? या क्या हुआ जो आपने मैगज़ीन्स को इतना आप जुड़ गए मैगज़ीन से? नहीं, उस सबसे बड़ा फ़ायदा तो इसकी ये, उसमें जाना चाहते हैं। भई उस समय क्या होता था ना कि देखो, एक ये भी समझना होगा हमको कि उस समय जो आज डिस्ट्रैक्शंस हैं वो ज़्यादा थे नहीं, जब हम बच्चे थे। तो हालाँकि हम कोई पिछली जनरेशन के नहीं हैं, हम भी 30-35 के आस-पास के ही लोग हैं। पर फिर भी जब तक मैंने 10th किया उस समय तक मोबाइल का प्रयोग आम नहीं था, ना डेटा होता था और सोशल मीडिया पे भी, फेसबुक बाद में आया, ऑरकुट था उससे पहले और उससे पहले वो भी नहीं था। तो उस समय मनोरंजन का मतलब होता था कि जैसे नंदन था, तो उसमें मई का अंक जो होता था वो प्राचीन कथा विशेषांक होता था। तो हम मई के अंक का इंतज़ार करते थे पूरे साल कि मई में एक अंक आएगा तो प्राचीन कथाएँ, पौराणिक कथाएँ पढ़ने को मिलेंगी। आप सोच रहे हो किस लेवल का। चंदा मामा में तो होती ही पौराणिक कथाएँ थी। हाँ, जैसा आपके आप देखो तो सौरभ सुमन में अलग तरह के किशोरों का सामान मिलता था। जी, जी, तो ये मैं कह रहा हूँ कि मतलब यही मनोरंजन का साधन था और उससे नई-नई जो चीज़ें पता चलती थी और जो मतलब फ़िक्शन और नॉन फ़िक्शन दोनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता था इन पत्रिकाओं में। जी, अखबार हुआ, तो ये भी एक चीज़ है कि मतलब पढ़ते-पढ़ते फिर उसमें, अब अखबार में भी फ़ीचर का कॉलम आता है, खाली पूरे जी, न्यूज़ तो होती नहीं है। उसमें जी, बच्चों का कोना भी होता है, उसमें आपकी बिल्कुल। महिलाओं वाला भी होता है, उसमें यात्रा वृत्तांत वाला भी रहता है। तो हम पूरा-पूरा अखबार पढ़ते थे और मुझे याद है बीच में सहारा समय और आने लग गया था, जो जी, हर जी, संडे को आता था, सहारा समय कई साल तक चला। तो जी, हर संडे को हम लोग सुबह ही बैठ जाते थे दोनों भाई और 3, 4, 5 घंटे तक धूप में, सर्दियों की धूप में बैठ कर के पूरा सहारा समय पढ़ लेते थे। जहाँ पे पूरी पॉलिटिक्स का, एडमिनिस्ट्रेशन का, समाज का, सबका एनालिसिस दिया हुआ होता है। वाह! तो बस उसमें मज़ा आने लग गया, वो मज़ा बढ़ता ही चला गया, मज़ा ही आता रहा उसमें, ये हुआ। क्या बात है। तो मुझे ये बताएँ कि जो लोग नहीं पढ़ते हैं, उन्हें क्यों पढ़ना चाहिए? पढ़ने की महिमा क्या है? देखिए ऐसा है, ये किताबें ही हैं जो हमें बाकी दुनिया से अलग बनाती हैं।
हिमांशु वाजपेयी को आज हिमांशु वाजपेयी किताबों ने बनाया है, निशान जैन को जो भी बनाया निशान जैन वो किताबों ने बनाया है, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ के तो कोई विद्वान बन नहीं सकता। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि इंटरनेट का कोई हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम भी बहुत इंटरनेट यूज करते हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीजें, अभी ये जो इंटरव्यू भी आप यूट्यूब पे ही देखेंगे, तो इंटरनेट से कोई विरोध नहीं है, एक से एक बढ़िया आपको। पर इंटरनेट में क्या है कि विस्फोट इतना ज्यादा हो गया सामग्री का कि आपको ये पहचानना मुश्किल हो रहा है कि क्या देखें और क्या ना देखें। तो किताबें जो हैं वो उसमें ऑथेंटिसिटी ज्यादा होती है, अच्छे प्रकाशकों की किताबें पढ़ें, अच्छे लेखकों की किताबें पढ़ें, और वो आपकी भाषा के कौशल को, आपके ज्ञान को, आपकी समझ को, आपकी संवेदनशीलता को कई गुना बढ़ा देती हैं और आपको एक अपने बाकी ग्रुप से थोड़ा सा स्पेशल आपको बनाती हैं। और जब किसी टॉपिक पे बात होती है तो आप जो बोलते हैं उसको लोग ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि आपका अध्ययन अच्छा है, आपका एक्सपोजर अच्छा है, आपका अनुभव अच्छा है। और ऐसे लोग जिन्होंने केवल फॉर्ट से फॉरवर्ड ही या वो ऐसे पढ़े हुए हैं, तो वो उनसे ऑब्वियसली कि कोई बुद्धिजीवी तो उनकी बात नहीं सुनना चाहेगा। क्या बात है। और वो बात रह गई आखिरी में, जो अभी आपकी आगामी जो आने वाली किताब है उसके बारे में थोड़ी सी बात बताएं कि वो क्या है और किस तरह से उसकी रूपरेखा और क्या तैयारी उसकी रही लिखते वक्त। तो किताब तो थोड़ा सा प्लान तो कर लिया, लेकिन थोड़ा लेट होती जा रही है, पर कोई दिक्कत नहीं, वो आराम से आएगी। बहुत दिन से तो जाने की इंग्लिश अनुवाद में व्यस्त था, वो तो आ गई है। अभी मेरा जो प्लान है वो एक पहले ऑडियो बुक के रूप में आएगी, बाद में प्रिंट में आएगी। ट्रैवलॉग आएगा, जो हमारी ट्रेनिंग में एक पार्ट होता है भारत दर्शन का, जी। जो 45 दिन तक काफी देश का ज्यादातर हिस्सा भ्रमण करने का और उसको सीखने का, हमारे देश की विविध प्रकार की जो विरासत भी है और जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर है उसको सीखने का एक तरीका होता है। तो उस पर एक ट्रैवलॉग लिख रहा हूं मैं, और वो पहले स्टोरी टेल पे आ जाएगा ऑडियो बुक के रूप में, और उसके 1 साल बाद वो प्रिंट में आ जाएगा। इसके अलावा एक किताब जो इस पर मैं काम कर रहा हूँ काफी दिन से, वो है सेल्फ हेल्प ही अगेन। और सेल्फ हेल्प वो जो है वो महावीर के ऊपर है, युवाओं के लिए महावीर। तो बेसिकली जो महावीर हैं, जो जैनिज्म के जिनको माना जाता है प्रवर्तक, तो उनका जो है लाइफ और जो उनके प्रिंसिपल्स हैं वो डेली लाइफ में कैसे काम आते हैं हर मोड़ पे, उसके बारे में वो किताब है। तो इस तरह से 2 चीजों पे काम चल रहा है। और ये इनका प्रकाशक कौन है इस किताब का? ये इसका पेंगुइन। पेंगुइन। और पहले की किताबों के प्रकाशक भी बता दें, जो बाकी किताबें हैं। पहली किताब तो थी मुझे बनना है यूपीएससी टॉपर, तो वो तो जी प्रभात से आई थी। वो इंग्लिश जी। में भी आई, हिंदी में, दोनों में आई। जो आप एक एमफिल के काम की बात कर रहे थे, तो वो राजभाषा के रूप में हिंदी है किताब का नाम, और वो नेशनल बुक ट्रस्ट से आई हुई है। नेशनल बुक ट्रस्ट से ही मेरी यूपीएससी की तैयारी में भी एक किताब आई हुई है। और अच्छा, वो इसके कितना अलावा अच्छा लगा जो होगा आपको कि जिसकी किताबें आप खरीद के लाते थे बचपन में, 400 रुपए में ढेर सारी किताबें और एनबीटी की प्रदर्शनी आते थे, जब उससे आपकी खुद की किताब और पहली किताब जब आई होगी तो वो एक अलग फीलिंग होगी मेरा ख्याल से। तो एक तो इसीलिए मैं जहां भी रहा, तो मैं अलवर में भी रहा हूँ और अजमेर में भी मैंने कोशिश की कि एनबीटी से बात करके वहां एक छोटा सा बुक फेयर लगवा ले, और ये हमने किया ताकि जो चीज मुझे उस समय मिल गई थी और उससे मैं आगे बढ़ता चला गया, वैसे ही बाकी रहे। आजकल भी बच्चों को मिल जाए। जी। उसके बाद किस रुक जाना नहीं आई। रुक जी। जाना नहीं तो एकदम अलग ही, उसने मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, और मुझे समझ में आया कि ऐसी किताबें भी चल सकती हैं। तो रुक जाना नहीं बहुत हिट रही, सुपर हिट रही, और उसका इंग्लिश अनुवाद भी आ गया। ये दोनों हिंदी युग और वेस्टलैंड के जॉइंट पब्लिकेशन से आई हुई है। हिंदी युग हिंदी का प्रकाशक और वेस्टलैंड इंग्लिश का प्रकाशक है, उन दोनों के जॉइंट पब्लिकेशन से आई हुई है ना। और ये बाकी दोनों मैंने आपको बताई थी। भारत दर्शन तो आ रही है स्टोरी टेल से, बाद में प्रिंट में किससे आएगी पता नहीं है अभी। और अच्छा युवाओं के लिए महावीर जो है वो पेंगुइन से आएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों। अच्छा। तो रुक जाना नहीं से जुड़ा एक संस्मरण है मेरे पास कि जब भी हम यूनिवर्सल कपूरथला, एक यहाँ लखनऊ में बहुत मशहूर दुकान है हिंदी किताबों के लिए, बहुत शायद सबसे अच्छी दुकान है लखनऊ में, जब भी हम वहां जाते हैं तो कोई ना कोई शख्स जो है वो रुक जाना नहीं को या तो खरीदता हुआ मिलता है या उसके बारे में दरियाफ्त करता हुआ पूछता हुआ मिलता है। और हमने एक दिन पूछा था सुरेश भैया जो यहाँ जो उसकी जिम्मेदारी संभालते हैं, भाई ये रुक जाना नहीं बहुत बिकती है? नहीं, रुक जाना नहीं बिकती है बहुत? तो बोले बिकती नहीं है, बहुत बिकती है। उनका एक अपना एक्सप्रेशन था कि बिकती नहीं है, बहुत बिकती है। अरे तो अरे अरे।
वो ज़ाहिर-सी बात है कि उसमें जो आपने रिलेटेबल होने की बात कही, ज़ाहिर-सी बात है कि उस किताब में कुछ ऐसा कोई ऐसा बल ज़रूर मिलता है पढ़ने वालों को, और वो मैंने भी उस किताब को बहुत तवज्जो के साथ पढ़ा था, क्योंकि मुझे आपसे बात करनी थी उस पर। तो ख़ास बात यही है कि उस किताब हालाँकि कहा भी जाता है कि आपकी दोस्त होती है, लेकिन वो किताब इंस्टेंटली आपसे एक दोस्ती, एक रिश्ता बना लेती है और एक संबल आपको देती है। और सिर्फ इसलिए नहीं कि वो दुनिया में आप किसी भी स्थिति में हों, अंदर की मायूसियों में या बाहर की हलचलों में, वो किताब आपसे रिश्ता बनाती है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है जो मैं आपसे साझा कर लूँ। मैसेंजर पे मैसेज आते रहते हैं, कई लोग तो तकिए के नीचे रख के सोते हैं जब भी परेशान होते हैं, तो फिर बाद में थोड़ी देर वैसे जैसे पढ़ते-पढ़ते परेशान हो जाते हैं, बीच में एक चैप्टर पढ़ के फिर पढ़ना शुरू कर देते हैं। क्या बात है। अरे एक एक हाइपोथेटिकल सवाल है, कठिन भी हो सकता है, गूढ़ भी हो सकता है, बहुत आसान भी हो सकता है। ये आखिरी सवाल भी है कि एक तरफ तो वो निशान जैन है जो आईएएस ऑफिसर हैं, जिनके पास एक प्रशासनिक काम है, नौकरी है, सरकारी नौकरी, और एक तरफ लेखन में रमा हुआ पढ़ने वाला अध्ययनशील निशांत है, जिसका एक रिश्ता किताबों से है जैसा गहन। आइडेंटिटी कौन सी डोमिनेंट है, यानी आप अपने आप को मूलतः क्या मानते हैं? तो दो सवाल ही अलग-अलग है एक्चुअली। आइडेंटिटी कौन सी डोमिनेंट है, तो वो तो समाज की नज़र में और हर तरह से देखें, और आपका ज़्यादातर समय भी 8 घंटे तो मिनिमम है, 10 घंटे, 12 घंटे या उससे ज़्यादा भी जाता है ऑफ़िस में। तो आइडेंटिटी तो फिर आपकी आईएएस वाली ज़्यादा डोमिनेंट हो जाती है, चाहे आप ना भी चाहो तो भी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं खुद को क्या मानता हूँ, हाँ, तो आपकी मैंने अपनी अपनी लाइफ़ में तो मैंने अपनी लाइफ़ में 3 तरह से 3 चीज़ें समझ में आती हैं, हम सबकी लाइफ़ में वही होती है। एक चीज़ तो होती है फैमिली, फैमिली एंड फ्रेंड्स, इसमें क्लोज़ फ्रेंड्स भी आते हैं जो फैमिली जैसे ही होते हैं, ऐसे भी कुछ फ्रेंड्स होते हैं। तो फैमिली होती है पहली, दूसरी होती है नौकरी या जो भी आपका बिज़नेस है, जो भी आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। तीसरा होता है आपकी हॉबीज़। तो पहले और दूसरे में तो ऊपर-नीचे चलता रहता है, पर मुझे लगता है मैं नौकरी को पहली प्रायोरिटी पे रखता हूँ क्योंकि उससे मुझे रोज़गार मिलता है, मेरी आजीविका चलती है और मेरे परिवार की रोज़ी-रोटी चलती है। और दूसरा फैमिली और फ्रेंड्स, जिनके साथ वक़्त बिताना, सोशलाइज़ करना, उनका क्वालिटी टाइम बिताना, और वो हमें खुशी देता है और हमें नॉर्मल बनाए रखता है, हमें इंसान बनाए रखता है, वरना हम तो इंसान के बजाय कोई मशीन-वशीन ना बन जाएँगे। और तीसरे नंबर पे फिर हमारी हॉबीज़, जो हमारी रुचियों का और ज़्यादा परिष्कार करती है और हमारी जो आवश्यकताओं का पिरामिड है, मास्लो ने जो बताया है, उसमें अपने को ऊपर की ओर ले जाती है थोड़ा, जैसे मतलब फिजियोलॉजिकल नीड्स के आगे जो चलते हैं तो रिकॉग्निशन की नीड होती है, और उसके बाद फिर धीरे-धीरे और आगे बढ़ते हैं तो आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने लगता है आदमी। जी। तो इसलिए ये तीनों का क्रम हमने बना रखा है कि पहला नौकरी, दूसरा फैमिली एंड फ्रेंड्स और तीसरा हॉबीज़। तो हॉबीज़ के लिए सबसे कम समय मिलता है, लेकिन जब कभी मिलता है तो हो जाता है थोड़ा बहुत। वाह! क्या बात है। निशांत जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत सारी बातें आपने बताई, और मुझे लगता है कि ये एपिसोड जो है ये अलग तरह से देखा जाएगा, क्योंकि अभी तक जो लोग आए कासे किताब में वो अलग-अलग क्षेत्रों के थे, लेकिन आपकी तरह से बात करने वाला या आपकी तरह सोचने वाला, आपके मैदान से भी ताल्लुक़ रखने वाला कोई इससे पहले नहीं आया, तो मुझे लगता है ये एक ख़ास एपिसोड हुआ। आपने वक़्त निकाला, आप आए, आपने इतनी सारी बातें की, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद हिमांशु जी, और सभी सुनने वालों को भी बहुत-बहुत शुक्रिया।